नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू की गई 50% स्टील टैरिफ पॉलिसी ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। अब स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर 25% के बजाय 50% टैरिफ जो है वसूला जाएगा। इसके अलावा चीन के फैसले से भी पूरी दुनिया हिल गई है। चीन के एक्शन से यूरोप में कई कंपनियों ने प्लांट बंद करना शुरू कर दिया है। वहीं जापान की बात करें तो वहां भी प्रोडक्शन जो है थम गया है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे जीएसटी स्लैब की। खबरें ये आ रही हैं कि जीएसटी काउंसिल मौजूदा 4 टैक्स स्लैब को घटाकर 3 करने पर विचार कर रही है। दरअसल अभी जीएसटी जो है 4 टैक्स स्लैब में बटा हुआ है, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% जो है रेट्स शामिल है। कौन सी जीएसटी स्लैब हटाने की चर्चा हो रही है, अगर ये कदम उठाया जाता है तो कौन सी चीजें सस्ती और महंगी होंगी, जानने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे रिटायरमेंट और पेंशन। कंसल्टिंग फर्म ग्रांट थॉर्टन भारत ने हाल ही में एक सर्वे किया। इसमें लोगों से उनकी रिटायरमेंट योजनाओं के बारे में सवाल पूछे गए। सर्वे में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। क्या हम और आप रिटायरमेंट के लिए सही से सेविंग कर रहे हैं या नहीं, इस रिपोर्ट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाने वाले फैसले को लागू कर दिया। अब स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ के बजाय 50% टैरिफ वसूला जाएगा। अब अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ के जवाब में चीन ने ऑटो कंपनियों के जरूरी रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई पर रोक लगा दी। इस कदम का असर अब दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री पर सीधा दिखने लगा है। यूरोप और जापान की कई ऑटो कंपनियों ने प्रोडक्शन रोक दिया है। जापान की बात करें तो प्रमुख ऑटो कंपनी सुजुकी मोटर ने इसके चलते अपने लोकप्रिय मॉडल स्विफ्ट का प्रोडक्शन रोक दिया। भारत की बात करें तो यहां भी व्हीकल प्रोडक्शन पूरी तरह ठप हो सकता है। प्रवीण सर, क्या है पूरा मामला, आसान भाषा में समझाइए। देखिए, 2 अलग अलग कहानियां हैं और दोनों बड़ी कहानियां हैं। एक अमेरिका के ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टील और एल्यूमिनियम पे जो टैरिफ को बढ़ा के 50% कर दिया, जिसको पहले उन्होंने 25% किया था। एक वो पूरा मामला है। दूसरा मामला जो चीन का मामला है, जिसने कि जहाँ पे कि रेयर अर्थ जो मैग्नेट है उस पे चीन ने, बल्कि पूरे रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं उन पे पूरी तरह से दुनिया भर में उनके एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। और अब उसका असर सीधे तौर पर पूरी दुनिया की ऑटो इंडस्ट्रीज़ पे दिखाई देने लगा है जी। अब पहले बात अगर हम कर लें अमेरिका की जी, टैरिफ की, तो टैरिफ पे अमेरिका ने या ट्रंप ने एक बार फिर से वो अपनी पुरानी रॉ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 25% का स्टील पर और एल्यूमिनियम पर उन्होंने टैरिफ लगाया था और अब उसको एकदम से उन्होंने मंगलवार को बढ़ाकर 50% कर दिया जी। अब इस जद में कई कंट्रीज़ आ गई हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत का लगभग आप समझिए कि $4.5 बिलियन का जो FY25 में स्टील और एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट अमेरिका को था। कनाडा का 22.5% जो अमेरिका पूरी दुनिया से जो स्टील इंपोर्ट करता है, उसका 22.5% हिस्सा अकेला कनाडा से आता है। $7.5 बिलियन से ज़्यादा का जो है वो कनाडा का जो है आपका इसमें एक्सपोर्ट है अमेरिका को। तो ओवरऑल, इसके अलावा मैक्सिको है, बाकी देश हैं। तो ओवरऑल जो स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाकर डबल करके टैरिफ को अमेरिका ने फिर से दुनिया को एक मुश्किल में विशाल डाल दिया है। नहीं सर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो झटका है वो कहा जा रहा है कि जर्मनी, इटली, स्वीडन और नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देशों पर पड़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन भारत पर जैसा आपने बताया सर कि असर जो पड़ेगा वो ज़्यादा पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन इस पिक्चर में ये भी बात समझने की ज़रूरत होगी कि चीन कह रहा है कि आप जो चूँकि अब ट्रेड वॉर को थामने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हम भी जो है अब आप पे डायरेक्ट हिट करने की कोशिश करेंगे। मैं सीधा आपसे समझना चाहूँगा सर कि ये रेयर अर्थ मैग्नेट वाला मामला कैसे देख रहे हैं आप इसको। देखिए, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने मनी सेंट्रल में भी चर्चा की थी। सियाम ने एक गोपनीय रिपोर्ट पेश की सर।
आज देखिए जापान से खबर आ रही है कि वहाँ जो है प्रोडक्शन थमने की बात की जा रही है, स्विफ्ट को बनाने की बात जो है वो कहा जा रहा है कि अब बंद कर दिया जाएगा। और ईवी जो सेक्टर है सर, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की बात कही जा रही है, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एसेंशियल कंपोनेंट है। कैसे देख रहे हैं सर इस खबर को? नहीं देखिए, जो रेयर अर्थ मैग्नेट का मामला है वो श्याम की चिट्ठी सरकार के पास पहुंची थी, जिसमें तुरंत इंटरवेंशन सरकार से देने की बात कही गई थी। इसके बाद बजाज ऑटो ने कहा कि ये बड़ा झटका हो सकता है। इसके बाद टीवीएस ने कहा कि उसको अपने प्रोडक्शन रोकने पड़ सकते हैं और साथ ही साथ कीमतें भी आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। ईवी जो आपकी गाड़ियां हैं उनमें जो मैग्नेट है उसका इस्तेमाल और ज़्यादा है। जापान से जो बात आई है वो वाकई बड़ी है कि जापान में सुजुकी ने अपने स्विफ्ट का जो बड़ा मशहूर मॉडल है, भारत में भी है, उसका प्रोडक्शन ही रोक दिया है। और दुनिया की जो बाकी की कंपनियां हैं, चाहे जर्मनी की ऑटो कंपनियां हो, मर्सिडीज़ हो या दूसरी हो, उनको अब तरीके ढूंढने पड़ रहे हैं कि किस तरह से हम इस जो क्राइसिस चीन ने पैदा की है, चीन ने इसकी शुरुआत बहुत पहले कर दी थी जी। चीन ने कई महीने पहले ये साफ तौर पे कह दिया था कि वो दुनिया भर में अब जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसकी जो एक्सपोर्ट है वो बेहद, आप समझिए कि बहुत रेस्ट्रिक्टेड कर देगा, ख़ास तौर पे अमेरिका में। लेकिन अब पूरी दुनिया उस चक्कर में फंसती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें भारत भी आ गया है। असर उसका असल में अब दिखाई देना शुरू हुआ है, जो चीन ने पाबंदियां लगा दी। पहले आप एम्बेसी से उसको क्लैरिफाई कराइए कि ये जो जैसे भारत की अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें कि ये किसी भी तरह के डिफेंस पर्पस से जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं इनका इस्तेमाल नहीं होगा, ये आपको सर्टिफाई कराना होगा। उसके बाद चीन की सरकार जब यहाँ से चला जाएगा मिनिस्ट्री और एम्बेसी से, उसके बाद चीन की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो उसको फिर मंजूरी देगी वहाँ से कि आपके यहाँ ये सप्लाई इतनी हो सकती है रेयर अर्थ मेटल्स की। सर चर्चा को आगे लिए चलेंगे प्रवीण सर, लेकिन सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि चीन की दादागिरी जो हम देखने को मिल रही है, तो वो रेयर अर्थ मेटल को ही लेकर क्यों है? इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या गणित है, हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, वो अब ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया भर में जो रेयर अर्थ मेटल्स की जो सप्लाई है उसका 90% बाजार चीन के हाथ में है। अमेरिका का जो जितनी ज़रूरत है उसका 80% हिस्सा चीन देता है। तो चीन ने अपना, और अभी चीन का ये एक ही स्टेप है, रेयर अर्थ मेटल एक तरह से पहला स्टेप है। दूसरी चीज़ ये है कि रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस के बड़े बड़े उसमें होता है। और चीन एक तरफ ये भी मान सकते हैं कि भारत को कंटेन करने के लिए, भारत को रोकने के लिए थोड़ी सख्ती दिखा रहा है, क्योंकि इंडिया चाइनीज़ कंपनियों को बहुत रेस्ट्रिक्टेड तरीके से भारत में चाहे जॉइंट वेंचर बनाने हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करना हो, उसके लिए बहुत ही सोच समझ के इजाज़त दे रहा है। कई कंपनियां कतार में खड़ी हैं, बहुत सारी कंपनियां भारत में आना चाहती हैं, पैसा लगाना चाहती हैं। जो टैरिफ से जो माहौल पैदा हुआ है उसमें चीनी कंपनियां भारत आकर अपने धंधे को चलाना चाहती हैं, और सरकार उसको लेके बहुत ज़्यादा सहज है नहीं जी। सरकार उसमें सिक्योरिटी के मसले और तमाम चीज़ों को देखते हुए, नेशनल सिक्योरिटी बाकी चीज़ों को देखते हुए, सरकार इनको इजाज़त देने के लिए केस टू केस जो तरीका है उसको अपना रही है। नहीं सर, अब देखिए चिंता का विषय इसलिए भी बहुत है कि देखिए जर्मनी की जो वीडीए है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बॉडी, उसने कहा कि अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो प्रोडक्शन जो है पूरी तरह से ठप हो जाएगा। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। BMW ने भी माना कि कुछ सप्लायर्स जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। मर्सिडीज बेंच की बात की जाए तो उन्होंने भी कहा कि वो रेयर अर्थ की जो खपत है उसको घटाने पर काम कर रहे हैं। बजाज ऑटो और TVS मोटर वाली बात आपने कही दी है सर। लेकिन अब इस पिक्चर में आते हैं सर कि अब चूंकि ये पूरा मामला जो है फिर से ट्रेड वॉर का शक्ल लेता हुआ दिख रहा है सर। इस पर आज IMF की तरफ से भी बयान आया सर। गीता गोपीनाथन ने एक बड़ा अच्छा कमेंट किया, हालांकि वो निगेटिव आ रहा है हमारे लिए। इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को लेकर उन्होंने चिंता जताई है। कह रही हैं कि कोविड जैसा जो सिचुएशन है उससे भी बदतर स्थिति आती हुई दिखेगी। आपसे समझना चाहेंगे सर, गीता गोपीनाथन की जो स्टेटमेंट है उसको मैं कैसे देखूँ? नहीं, बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि कोविड जैसी बल्कि उससे भी ज़्यादा भयानक हालात पैदा हो सकते हैं इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, सेंट्रल बैंकों के लिए। ये ज़्यादा बड़ी चेतावनी है कि केंद्रीय जो बैंक हैं, चाहे RBI जैसे जो बैंक हैं, उनके सामने मुश्किलें आ सकती हैं। दुनिया की जो ग्लोबल इकॉनमी है उसके सामने एक बड़ी क्राइसिस, एक बड़ा संकट उसके सामने खड़ा होता हुआ दिख रहा है। इस बात की चेतावनी गीता गोपीनाथ दे रही है। और जैसा अभी एक रिपोर्ट आई थी OECD की, उसी तर्ज पर IMF कह रहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो घटकर
3.8% के अराउंड आ जाएगी, जिसके पहले जो अनुमान था वो 3.1% रहने की बात थी 2025 में जी। तो जब ग्लोबल ग्रोथ घटेगी, एवरेज ग्रोथ घटेगी, तो उसका असर सारे जगहों पर पड़ेगा जिसमें भारत शामिल है। लेकिन कुछ जो पॉइंटर हैं, जो फैक्टर हैं जिनको हमने कल भी डिस्कस किया था कि भारत की इकोनॉमी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मददगार बन सकती हैं, जो कि भारत को बचा सकती है इस पूरे हाहाकार वाले माहौल में। जी, लेकिन सर वो आप पॉइंट्स बताइएगा, लेकिन उसके पहले इनके स्टेटमेंट को हम आपसे डिकोड करवाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देशों के लिए दोहरी मार पड़ती हुई दिखेगी। अब कैसे दिखेगी मैं आपको समझा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि एक तरफ उन्हें घरेलू मांग को सहारा देने के लिए ब्याज दर कम करनी पड़ सकती है, और दूसरी तरफ अमेरिका में जो ब्याज दरें ऊंची रहेगी उससे डॉलर मजबूत हुआ है, जिससे विदेशी जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो बाहर जा सकता है। ऐसे में अगर भारत जैसे देश ब्याज दर घटाते हैं तो उनकी करेंसी पर दबाव बनेगा। और जैसा कि आपको पता ही है सर कि इस साल ही अगर आप देखिए कैलेंडर ईयर में ही बात की जाए तो 2 बार रेट कट हो चुके हैं। 6 तारीख यानी जो कल है बहुत अहम दिन है। कल भी माना जा रहा है कि 0.25 से लेकर 0.5% के आसपास का जो है रेट कट हो सकता है। ऐसे माहौल में कैसे देखा जाए इनके स्टेटमेंट को? नहीं, स्टेटमेंट जाहिर तौर पर जो चिंता है वो जायज़ है। रेट कट भारत में होने की एक बड़ी वजह यह है कि एक तो ग्रोथ घटी पिछले, अगर आप साल की बात करें 2024-25 की, तो तीसरी तिमाही की ग्रोथ बहुत बुरी तरह से पिटती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद चौथी तिमाही में माफ़ कीजिएगा, दूसरी तिमाही में 5.4% की ख़राब ग्रोथ आई थी, तीसरी तिमाही में संभली ग्रोथ, फिर चौथी तिमाही में बहुत अच्छी ग्रोथ हमने देखी। लेकिन भारत में महंगाई उसी रफ्तार से कम होती हुई नज़र आई है, और जो महंगाई के आंकड़े हैं वो 3.16% पर, अगर हम मई के जो अप्रैल का डेटा है वो ये बताता है। लगातार 2-3 महीने महंगाई घटी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तीनों जो है महीनों में महंगाई कम होती हुई दिखाई दी है। और इसी वजह से अब जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कल लेकर आएगा तो उसमें माना ये जा रहा है कि 50 बीपीएस की भी कटौती हो सकती है और 25 बीपीएस की भी कटौती होना तो लगभग पक्का माना जा रहा है। तो ये भारत के लिए महंगाई का, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस साल आगे चलकर महंगाई 3% के लेवल के नीचे भी जा सकती है जी। तो यहाँ से सरकार को और आरबीआई को एक एल्बो रूम इस बात का मिल रहा है कि वो ग्रोथ पे फोकस करें। महंगाई अगर कम हो रही है तो आरबीआई रेट कट कर सकता है, जिससे कि आपको सस्ते लोन मिलेंगे। सस्ते लोन अगर मिलेंगे तो डिमांड भी जनरेट होगी। लेकिन यहाँ कटौती की बात हो रही है सर, लेकिन अमेरिका के पिक्चर की बात की जाए तो वहाँ गीता गोपीनाथन कह रही हैं कि वहाँ जो है रेट कट की उम्मीद मत कीजिएगा। जिस तरह से जो रिफ्ट देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जेरोम पावेल, वो कह रहे हैं कि वो तो अपना तय करेंगे कि भाई जिस तरह से जो टैरिफ लगाया गया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अमेरिकी इकोनॉमी पर, तब वो आगे कोई कदम उठा सकते हैं रेट कट का लेकर। लेकिन सर वहाँ की महंगाई पर भी चर्चा करना चाहेंगे। वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ जो हाइपर इन्फ्लेशन की बात की जा रही है वो वाला मामला क्या है, उसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, जो गीता गोपीनाथन कह रही हैं कि अमेरिका में रेट कट नहीं हो सकते, अमेरिका में ऊंचे रेट रहेंगे, डॉलर मजबूत हो सकता है, तो जाहिर तौर पर अमेरिका एक हाई इन्फ्लेशन के दौर में दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त। जो एक ओईसीडी की भी रिपोर्ट आई थी उसमें बहुत चौंकाने वाली बात ये थी कि अमेरिका का इसी जो वो है साल, उसमें जो ओईसीडी का अनुमान था 2.8% का लगभग, वहाँ से बढ़कर जो महंगाई है वो 3.2% पे पहुँच सकती है बिल्कुल नियर टर्म में, और इस साल के आखिर तक 4% तक इन्फ्लेशन जा सकती है। अमेरिका जैसे जो मतलब हम बार बार जिस बात का जिक्र करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में अमूमन इतनी ऊंची महंगाई दर कम ही दिखाई देती है। अब पूरा जो टैरिफ का असर है वो अमेरिका की इकोनॉमी पर और वहाँ इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर नज़र आने वाला है। और इस वजह से अगर अमेरिका में अगर हम स्लो डाउन देखते हैं तो अमेरिका का स्लो डाउन क्या दूसरी दुनिया के मुल्कों में पैसा लेकर जा सकता है? क्या एफआईआई जो या जो इन्वेस्टर हैं, क्या वो अमेरिकी मार्केट्स को छोड़कर उनको, और ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं, चाहे आप मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट देख लीजिए या दूसरी रिपोर्ट्स जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरह के टैरिफ की पॉलिसीज़ अमेरिका में आई हैं, स्लो डाउन अगर आता है तो अमेरिका का पैसा भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में आ सकता है। तो मुझे ये लगता है कि भारत की जो इकॉनमी है वो एक तो इंटरनल ड्रिवन है, इंटरनल डिमांड के आधार पर चलती हुई बड़े पैमाने पर आज भी जो डिमांड है, घरेलू कंजम्पशन है, उसके बेसिस पर चल रही है। और जो आंकड़े अभी आए हैं जिसको हमने
2-3 बार जिसका वो हमने जिक्र किया है, पीएफसीई का जो आंकड़ा जो चौथी तिमाही में अभी जब फाइनल डेटा आया है 2024-25 की ग्रोथ का, तो उसमें जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 7.2% की दर से बढ़ता हुआ दिखा है, जो कि 6.5% की सालाना ग्रोथ से ज़्यादा है जी। इसका मतलब है कि रूरल डिमांड तो अर्बन से आउटपेस कर ही रही है, जी। लेकिन ओवरऑल देश में डिमांड का बढ़ते हुए या कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नहीं सर, डोमेस्टिक फ्रंट की आप बात कर रहे हैं तो और भी अच्छे नंबर्स आए हैं, जैसे एफडीआई के जो नंबर आए हैं वो देख लीजिए, जीएसटी कलेक्शंस के जो आंकड़े आए हैं वो आप देख लीजिए, और तमाम तरह के जितने भी जो रिफॉर्म्स हाल फिलहाल में किए गए वो भी बहुत मददगार साबित होते हैं। जैसे जिस तरह से आप देखिए 12 लाख या 12.75 लाख तक की अगर आपकी कमाई है तो उसको टैक्स फ्री करना हो, जिस तरह से आप जो हमारी नेक्स्ट खबर है जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होगी उसमें कहा जा रहा है कि रेट्स को रेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, स्लैब्स को कम करने की कोशिश कर रही है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाए जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल, और पिछले साल का मॉनसून अच्छा रहा, पिछले साल जो फसलें हुई उनका आउटपुट अच्छा आया, इस साल भी मॉनसून अबव द नॉर्मल रहने की बात आ रही है, तो ये 2 साल का अगर फार्म प्रोडक्शन ही अच्छा हो जाता है तो वो देश में महंगाई को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक इसी महीने हो सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक सरकार इस बैठक में जीएसटी के 12% स्लैब को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला ले सकती है। अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के बीच इस बात को लेकर लगभग आम सहमति भी बन गई। सर अगर ऐसा होता है तो 4 टैक्स स्लैब घटकर 3 हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब्स में बटा हुआ है, जैसे 5%, 12%, 18% और 28%। नहीं बिल्कुल, जो अभी हम बात कर रहे थे कंजम्पशन की बात कर रहे थे, डिमांड के बढ़ने की बात कर रहे थे, उसमें सरकार का एक दूसरा पुश यहाँ पर दिखाई दे सकता है, जहाँ पे कि आपका जो 12 लाख तक की टैक्स छूट की आपने बात बताई, उसके बाद आरबीआई की लगातार 2 रेट कट हो गए, तीसरा रेट कट कल हमको देखने को मिल सकता है जिसकी बहुत उम्मीद है। उसके साथ अगर जीएसटी के रेट रेशनलाइजेशन पर कुछ कदम बढ़ाए जाते हैं, जिसको लेके लगातार पिछले कुछ वक्त से एक मोमेंटम बना हुआ है। आप दिसंबर की बैठक देखिए, उसमें भी इस बात को लेके बात आई कि क्या सरकार जीएसटी रेट्स कम करेगी। एक हेल्थ इंश्योरेंस का मसला था जिसमें लगातार ये बात आ रही थी कि इसमें जीरो टैक्स होना चाहिए, जीरो जीएसटी होना चाहिए, वो मसला अभी भी पेंडिंग है। तो अब जो बात खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि इस महीने के आखिर में या तो बैठक हो जाएगी, नहीं तो अगले महीने बैठक होगी जीएसटी की, और उसमें जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें क्या एक स्लैब पूरी तरह से हटाया जा सकता है 12% का, और आपका 5, 18 और आपका 28% का जो स्लैब है, क्या वो स्लैब ही फिर फाइनली बचेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बड़ी बात जो देखने वाली होगी वो ये होगी कि कौन से प्रोडक्ट्स को किस कैटेगरी में डाला जाता है। जी। क्या ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आपके 5% की कैटेगरी में डाले जाते हैं, या ज़्यादातर प्रोडक्ट्स 18% की कैटेगरी में डाले जाते हैं। क्या ओवरऑल सामान सस्ते होंगे, और ख़ास तौर पर अगर हम देखें जो रोज़मर्रा की ज़रूरत वाले सामान हैं, साबुन, तेल, ऐसी चीज़ें जो हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जिनको हर परिवार इस्तेमाल करता है, वहाँ पे क्या कीमतें कम होंगी आगे जाके, क्योंकि यहाँ जो महंगाई है उसने न सिर्फ आम लोगों को परेशान किया बल्कि कंपनियों को भी इस हद तक परेशान किया है कि उनको अपने तरीके, अपने प्रोडक्ट्स की जो साइज़, पैक, वो सब बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। जी। तो वो एक बड़ा मसला है कि अंत में अगर राहत मिलती है तो क्या कंज्यूमर्स को राहत इसकी मिल पाएगी या नहीं, और अगर कंज्यूमर्स को राहत मिलेगी तो आप ये मानकर चलिए कि कंपनियों को भी, जो एफएमसीजी कंपनियां जो लंबे वक्त से एक परेशानी का दौर देख रही हैं कम डिमांड की वजह से, क्या उनको भी राहत मिलेगी। ये मेरा अगला प्रश्न होने वाला था सर, लेकिन चूंकि आपने कंपनी वाली बात बता दी, तो जैसे आपने कहा कि जो जीएसटी के रेट्स जो हैं उनको कम में लाया जाएगा, इन प्रोडक्ट्स को उसमें डाला जाएगा, 5% वाले में डाला जाएगा, तो एक तो सर इन प्रोडक्ट्स का सेल्स बढ़ेगा, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ बिजनेस को सेल्स बढ़ेगा तो उससे खरीदारी बढ़ेगी, लोग खरीदेंगे उसको, और उससे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। Q4 के जैसे हम लोगों ने अभी इस बार बात किए थे कि नतीजे बेहतर आएंगे, तो नए वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसके Q1 के नतीजे बेहतर आते हुए दिखेंगे। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है सर कि इससे क्या कंजम्पशन भी बढ़ने के आसार दिख रहे हैं क्या? ये दोनों चीज़ें एक साथ एक सिंक में होंगी। एक चीज़ तो आप ये समझिए कि क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी रूरल और अर्बन दोनों जगहों पर,
तो उससे कंपनियों के वॉल्यूम बढ़ेंगे, उससे कंपनियों के सेल्स के जो नंबर हैं वो बढ़ेंगे, अर्निंग्स बढ़ेंगी, और ओवरऑल कम से कम एफएमसीजी कंपनियों के जो अर्निंग्स के जो नंबर अगली तिमाही में या उसके बाद जब आएंगे, जो इम्प्लीमेंटेशन जब हो जाएगा जीएसटी रेशनलाइजेशन के बाद, तब उसके बाद जो नतीजे आएंगे वहाँ पे ये असर दिखाई दे सकता है जी। तो ये दोनों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए भी और कंपनियों के लिए, दोनों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी वाली चीज़ हो सकती है। लेकिन सर एक चिंता की बात यह है कि दिसंबर 2024 में लास्ट मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की। अब देखिए लगभग लगता है 6 महीने के आसपास का समय जो है वो बीत चुका है। इसको लेकर भी बहुत उहापोह की स्थिति है। उसके बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे कि लगातार सर क्यों ऐसा, कई बार मैंने देखा है कि 2 महीने 3 महीने के बीच में अंतराल में ना मीटिंग हो जाती थी। इस बार ये जो लंबा गैप जो देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है और कैसे देख रहे हैं सर ये जो डिले हो रहा है प्रोसेस? नहीं, मुझे लग रहा है कि एक तो अभी तक कोई किसी तरह का कंसेंसस नहीं पहुंचा है, बना है। संभवतः ऐसा जो लग रहा है वो ये है कि एक तो कंसेंसस नहीं है कि कितने प्रोडक्ट्स को किन कैटेगरीज में डाला जाना है क्या, और जो अब तक भी आ रही हैं वो खबरें ही आ रही हैं कि कोई स्लैब कम ख़त्म हो सकता है या बीच का कोई स्लैब लाया जा सकता है। पहले कई बार खबरें ऐसी आई कि 12 और 18% के बीच में कोई एक स्लैब आ सकता है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स डाले जा सकते हैं। तो क्या वैसा करेगी सरकार, या क्या सरकार एक स्लैब पूरी तरह से ख़त्म कर देगी? जो ट्रेडर्स की जो मांग लगातार आ रही कि जीएसटी को आसान बनाया जाए, उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें, उसको फिल करने में, बाकी चीज़ों में, क्या वहाँ कुछ कदम उठाए जाएंगे? एक बड़ा मसला था, आपको याद होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या जीएसटी के दायरे में लाए जाएंगे, उसको लेके कोई कंसेंसस नहीं है। गोल्ड की बात हो रही थी सर कि गोल्ड को भी लाया जाएगा। बिल्कुल, तो वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। हेल्थ आप समझिए कि सबसे जो सरल था, आसान था, हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी को कम करना। सरकार उसी में एक जो आम राय बनाने में नाकाम रही। सारे जो अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्रियों को मिला के जो एक जीएसटी काउंसिल बनती है, वहाँ पे उस चीज़ पे ही कोई सहमति, दिसंबर की जब बैठक हुई तो वहीं पर कोई सहमति उसमें नहीं हुई। जी, आप कह रहे थे कि पॉपकॉर्न तक ही मीटिंग जो है सीमित हो गई। पूरा मसला जो है वो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न पर कितना आएगा और उसकी बारीक जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सब ने देखी थी, वो वित्त मंत्रालय के अफसर थे और बाकी खुद वित्त मंत्री भी मौजूद थी, तो वहाँ पूरा कवायद इस बात पे थी कि कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न पर कितना टैक्स लगेगा और उसमें क्या जो है वो भ्रम वाली स्थितियाँ पैदा हो रही हैं कि किस पे कैसा लगेगा। खुद वित्त मंत्री ने कहा था कि अगर शुगर ऐड हो जाती है उसमें तो उस पर टैक्स बढ़ जाना जायज़ बात है जी। तो खैर वो अलग मसला है, लेकिन एक रियल रिजल्टेंट जो निकलता हुआ दिखना चाहिए किसी भी जीएसटी रेशनलाइजेशन को लेके बैठक अगर होती है उसमें, वो तब नहीं दिखा। क्या अब दिखेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार के सामने भी इस पूरी ग्लोबल परिस्थिति में घरेलू डिमांड को बचाने की और इसको बढ़ाने की चुनौती तो है ही। जी प्रवीण सर, जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से मैं स्टोरी को ट्रैक कर रहा हूं, तो मैं पा रहा हूं कि ये खामियां इसमें बहुत देखने को मिली। कहा गया कि आप दुनिया भर के देशों को देख लीजिए, कहीं भी इतने 4-5 तरह के टैक्स स्लैब्स नहीं हैं। बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, तो इसके बाहर भी चीज़ें हैं। तो क्या ये सही कदम होगा, मास्टर स्ट्रोक होगा इस समय करना? जब देखिए 1275 वाला मामला हमने आपको बता दिया और तमाम तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, तो क्या ये अभी उपयुक्त समय है सरकार के सामने? चुनौती इस बात की है कि जनता को तो राहत मिले लेकिन खजाने में कमी ना आए। तो खजाना तो सर भरपूर आ रहा है, जिस तरह से राज्यों का भी है ना। राज्य असल में अपने खजाने में किसी तरह का ढिलाई नहीं बरतना चाहते, कमी जो शॉर्टेज नहीं चाहते कि मान लीजिए इसी वजह से 18% का जो इंश्योरेंस वाला मामला था वो नहीं हो पाया। यही वजह है कि आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल डीजल है, वो जीएसटी में नहीं आ पा रहे, क्योंकि राज्यों का जो आप समझिए कि जो रेवेन्यू का जो पार्ट है वो लिकर से, बिल्कुल, तो वो वहाँ पे जो बड़ा हिस्सा आता है उसमें बहुत बड़ी कमी आ सकती है अगर वो जीएसटी में डाल दिया जाएगा। मैक्सिमम आप 28% लेंगे, उससे कहीं ज़्यादा जो ड्यूटीज़ हैं, एक्साइज ड्यूटी और बाकी चीज़ें, वो मिल रही है स्टेट को और सेंटर को, दोनों को। तो उसमें वो किसी तरह की कमी नहीं चाहते और इसीलिए बार बार चीज़ें जाके फंस जाती है। एक राज्य तैयार होता है, दूसरा नहीं तैयार होता है। लेकिन तो देखना ये होगा कि अल्टीमेटली फ़ायदा कहाँ पहुँचता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्रोडक्ट्स पे तो लोगों को राहत मिल गई, लेकिन बाकी एक बड़ी रेंज के प्रोडक्ट्स ऐसे हो जाएं जहाँ पे कि आपकी जेब से और ज़्यादा पैसा जाने लगे।
जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिटायरमेंट और पेंशन प्लानिंग की। कंसल्टिंग फर्म ग्रांट थॉर्टन भारत ने हाल ही में एक सर्वे किया। इसमें लोगों से उनकी रिटायरमेंट योजनाओं के बारे में सवाल पूछा गया। इसमें यह बात निकलकर सामने आई कि रिटायरमेंट के लिए लोग अलग अलग तरह की योजनाओं में पैसे नहीं लगा रहे। इसके अलावा ज़्यादा कमाने वाले लोग रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा पैसा जमा करते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के मामले में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अब भी कम है। प्रवीण सर, इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग जो है रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त जो है बचत नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त बचत नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात जो इसमें यह है कि आपके और जो बड़ा हिस्सा है, देखिए जो रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स में जो रिटायरमेंट के लिए लोग जो हैं सर, बिल्कुल, अब वो ईपीएफ, ग्रेच्युटी और एनपीएस जैसी योजनाओं पर अभी भी निर्भर है। बिल्कुल। तो ये वो तबका हुआ जो कि एक तरह से सर्विस में है या ऑर्गेनाइज्ड जॉब में मौजूद हैं। लेकिन इसके बाहर के जो लोग हैं उनके पास सेफ्टी नेट किस तरह का है ये देखना होगा। दूसरी बात यह है कि जो पीएफ के जरिए या जो ग्रेच्युटी के जरिए भी अपना रिटायरमेंट का प्लान देख रहे हैं, उसमें भी बड़ा तबका इस बात का है कि लोगों को ये लगता है कि वो जो डिज़ायर्ड अमाउंट है, जो वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने उनको इतनी कमाई हो, एक सर्टेन पोर्शन, वो उनको मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। जी, इसको लेकर भी प्रवीण सर मेरे पास डेटा है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए आधे से ज़्यादा यानी 55% लोगों को उम्मीद है कि उन्हें हर महीने 1 लाख रुपए तक का पेंशन मिले, समझ रहे हैं। और फिर ये उनकी इच्छा है, वो चाहते हैं ऐसा कि 1 लाख रुपए तक पेंशन मिले। लेकिन सिर्फ 11% लोगों को ही लगता है कि उन्होंने जो निवेश किया है वो जो निवेश है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ दिखेगा। अब बिल्कुल, लेकिन उसमें एक खामी वाली बात ये है सर कि जो सर्वे जो किया गया है ये पिछले साल अगस्त और सितंबर महीने में किया गया था, तो ताज़ा अपडेट तो नहीं है। लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं वो पिछले साल अगर अगस्त सितंबर में भी किया गया है तो तब से भी अब तक माहौल में देखिए, पेंशन लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। ओके, पेंशन की तैयारी एक लॉन्ग टर्म गेम है, वो एक शॉर्ट टर्म गेम नहीं जिसको हम ये मान के चलें कि मार्केट 2 महीने में गिरा, 3 महीने में गिरा या इस तरह से। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। और अगर ये आंकड़े पिछले साल अगस्त सितंबर के हैं तो इनको बिल्कुल हम ताजे आंकड़े या नए आंकड़ों के तौर पर देख सकते हैं। ओके। हाँ। लेकिन सर जो गौर करने वाली बात यह है कि सरकार की योजनाओं को अब भी लोग जो है काफ़ी पसंद कर रहे हैं। 39% ऐसे लोग हैं जो इन योजनाओं को पसंद कर रहे हैं। लगभग 27% लोग हैं जो प्राइवेट योजनाएं हैं, जो पॉलिसीज़ हैं उनको पसंद कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही रोचक जानकारी ये है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो हम बात करते हैं, यानी जो 25 साल से कम उम्र के लोग जो हैं, वो 31% लोग हैं जो इन योजनाओं में रुचि रख रहे हैं सर, और वो जो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला जो प्रोडक्ट है उस पर दाव लगाना चाहते हैं। नहीं तो ये जो 25 साल या उससे कम के उम्र के जो लोग नौकरी पेशा हैं वो 55 साल तक उम्र में रिटायर भी हो जाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग 45 से 55 साल यानी अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं। अर्ली रिटायरमेंट जब आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको तैयारी भी अर्ली करनी पड़ती है। आप 20 साल 25 साल का अगर आप टेन्योर देख के चलते हैं कि इस पीरियड में आपके पास जी रिटायरमेंट के लिए पैसा हो जाए, तो आपके लिए आपके पास उसके लिए तैयारी करने का भी एक मौका होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि जो एनपीएस या जो पीएफ वाला जो पोर्शन जिसकी हम बात करते हैं उसमें ही सरकार यूपीएस लेके आई, और जो हम बात कर रहे हैं कि केवल 18% लोगों को ये लग रहा है कि वो अपने रिटायरमेंट के लिए जितना उनको लगता है कितना पैसा मिलना चाहिए उतना उनको मिल पाएगा। इसकी वजह यह है, इसके मतलब इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब यूपीएस सरकार लेके आई तो उसको ऑप्ट करने वालों की तादाद बहुत कम है। जी, वो आंकड़ों से अभी भी लोग एनपीएस पे बने हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो नया प्रोडक्ट सरकार लेके आई है वो शायद उनको उतनी पेंशन नहीं देगा जितना उनको एनपीएस में मिल सकती है, या फिर उनकी मांग है कि आप सीधे तौर पर पुरानी पेंशन की प्रणाली को लागू कर दीजिए। सर वो आंकड़ा करीबन 10,000 के आसपास है, 10,000 के आसपास है, जो कि 27 लाख जो इसके जुड़े हुए हैं एनपीएस से, उसका आप समझ लीजिए मीगर अमाउंट है। दूसरी बात पे आ जाते हैं जो है पीएफ के साथ जुड़ी हुई ईपीएस की, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की। क्या वहाँ इस तरह की पक्की पेंशन को लेके कुछ व्यवस्थाएं होने वाली हैं? क्या जो लोगों में एक इस तरह का, अब समझिए कि लोग चाहते हैं 1 लाख रुपए की पेंशन जी, और ईपीएस के जरिए कितनी पेंशन मिलने वाली है आपको? 1,000 रुपए की, या बहुत अभी 7,500 का तो समझिए कि अभी प्रस्ताव के चरण में ही है।
कर्मचारी 9,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। तो जब आने वाले 15-20 साल बाद की अगर जब आप सोचते हैं तो उस वक्त आप इन्फ्लेशन का लेवल देखेंगे और उसके हिसाब से लोगों के खर्चों को अगर आप माप कर चलेंगे तो 9,000, 7,000 या 10,000 रुपये वाकई नाकाफ़ी है। लाख रुपए भी उस वक्त काम कितने कारगर साबित होगी, लाख रुपए की भी रकम जी, ये भी देखने वाली बात। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जो इस डेटा से निकल रहा है सर, कि ज़्यादातर लोग, जो आंकड़ा है 74% के आसपास, वो कह रहे हैं कि वो अपनी सैलरी का मात्र 1% से लेकर 15% तक ही रिटायरमेंट योजनाओं में जमा कर पा रहे हैं। ये थोड़ा चिंताजनक बात है सर, क्यों नहीं जमा कर पा रहे हैं? क्या उनकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है, या ओवर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, या तमाम तरह की जो एस्पिरेशनैलिटी जो है उनकी बढ़ी हुई है इस वजह से? इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि वेज ग्रोथ जो है वो पिछले कुछ सालों में बहुत कम रही है। लोगों की इनकम बढ़ी नहीं है और महंगाई बढ़ी। महंगाई लगातार, आप अभी आकर अगर थोड़ी कम हुई भी है तो आप उसको देख लीजिए, बाकी आप पिछले सालों में देख लीजिए, गुजरे वर्षों में महंगाई लगातार पिंच करती हुई नज़र आ रही है। और बहुत सारा महंगाई का पोर्शन ऐसा है जो कि आपका कैप्चर नहीं होता या जो आंकड़ों में दर्ज नहीं होता। बच्चों की पढ़ाई की महंगाई देख लीजिए, स्टेशनरी की महंगाई देख लीजिए, आवाजाही की महंगाई देख लीजिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के महंगे होने की आप दर देख लीजिए। भले स्थिर हैं लेकिन 90 या 100 रुपये के आसपास अगर डीजल और पेट्रोल का दाम है, वो कॉस्ट है आपकी। तो जो आपको एक औसत जो लाइफ जीने की जो कॉस्ट है, एक सामान्य ज़िंदगी जीने की कॉस्ट भी अब बहुत बढ़ गई है पिछले कुछ वर्षों में। घरों की कीमतों को भी जोड़ कर देखें सर, लगातार देखिए उसमें सारी चीज़ें हैं जो कि इन्फ्लेशन में आप कैप्चर ही नहीं कर पा रहे हैं। इन्फ्लेशन में हम बेसिक चीज़ें जैसे खाद्य पदार्थों 50% तो वही है सर, उसके बाहर हम चीज़ें उसमें कैप्चर नहीं कर रहे हैं। और ये महंगाई लोगों की जो जेब है उसमें, अगर आप हाईवे पे निकल जाते तो टोल टैक्स है, आप गाड़ी खरीदते हैं तो तमाम तरह के टैक्स हैं। तो टैक्सेस की जो लेयर्स बनी हुई हैं उसकी वजह से लोगों की जेब में पैसा बच नहीं पा रहा। और ये वजह एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से लोग अपने रिटायरमेंट के लिए भी पैसा जोड़ पाने में उतना सफल नहीं हो पा रहे हैं। जी, एक डेटा है सर, लास्ट सवाल है, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। 52% लोगों ने कहा कि उन्हें थोड़ी जानकारी है कि उनकी जो पेंशन है वो कैसे तय होगी, जबकि 30% लोगों ने माना है कि उन्हें तो दम बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। सर, यहाँ पर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या फाइनेंशियल लिटरेसी वाला ये मामला है? नहीं, बिल्कुल बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। इनफैक्ट अटल पेंशन योजना कहाँ है, या अम्ब्रेला स्कीम कहाँ है, कहाँ मैं पैसे लगाऊं तो मुझे पेंशन मिलेगा, ये सवाल है। आज भी ज़्यादातर लोग देखिए पेंशन को लेके इंतजाम करने में उतने ज़्यादा बिल्कुल एक्टिव नहीं हैं। और जो मान लीजिए सर्वेज हैं वो बहुत आप समझिए कि कॉरपोरेट ऑफिसेज और इनके बीच के कर्मचारियों तक सीमित हैं। अगर आप इसके बाहर निकल कर देखेंगे, अगर आप गांव देहात टियर 2 टियर 3 शहरों में जाएंगे, उनके पास पेंशन जैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। वहाँ पे जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए LIC का, या आप FD कर लीजिए, या आप NSC ले लीजिए, किसान विकास पत्र ले लीजिए, या इस तरह के डाक खाने वाले दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं, आप उसमें लगाते जाते हैं, पैसा एक्यूमुलेट करते जाते हैं, वो पैसा मल्टीफोल्ड हो जाता, वो तरीका है। पेंशन के जरिए जो है, पेंशन को लेके शार्प एक तरह से अगर सोच देखी जाए तो वो नहीं है। आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि ठीक है हमारा पास पैसा है और अब हमको इससे आगे की ज़िंदगी को अपने को काटना है। तो अब जैसे म्यूचुअल फंड SIPs हो गई, तो गांव देहात में कहाँ कोई जानता है, उनमें भी रिटायरमेंट प्लान है। तो SIP एज अ टूल ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग वो बहुत कम है जी। और उस तरफ जब लोग बढ़ना शुरू करेंगे, NPS या अब हो सकता है सरकार एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लेकर आए, अगर वैसा लेकर आती है तो कम से कम जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जो छोटा तबका है वो भी इंतजाम कर पाएगा। लेकिन कम से कम SIPs पे जाना लोगों को एक बड़ा मदद दे सकता है आपको अपने लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल प्लानिंग में और साथ ही साथ रिटायरमेंट प्लानिंग में। लेकिन सर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी आजकल काफ़ी एक्टिव है। अब देखिए 100 रुपये के SIP हो, 250 रुपये के SIP हो, SBI का अब आ चुका है। अब हम लोग लगातार खबर कर रहे थे, जियो ब्लैक रॉक वाली भी, मुकेश अंबानी साहब भी लगता है कि अब SIP इंडस्ट्री में कूदते हुए नजर आएंगे। वो भी अब लगता है कि पूरे देश की 140 करोड़ की आबादी को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो उससे भी कुछ बदलाव आए।
आएगा? हाँ बिल्कुल बदलाव आएगा। इसी तरह के जिस तरह का जियो ब्लैक रॉक का जो गठबंधन है, जॉइंट वेंचर है, और जिस हिसाब से वो लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, अगर अपने म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स को, या उसमें डेट भी प्रोडक्ट शामिल होंगे, वही एक तरीका चाहिए ताकि आप गांव देहात तक पूरा पेनिट्रेशन करके अलग अलग कंपनियां, सारी कंपनियां लोगों तक पहुंचे। छोटी एसआईपी लेके आए, 250 रुपये की एसआईपी आई थी, उसको भी प्रमोट किया गया। तो वो सब तरीके होंगे जो कि लोगों का जो सेविंग है उसका एक हिस्सा म्यूचुअल फंड में लेकर आ सकते हैं। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी लाइन।